हेलो दोस्तों, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो थंबनेल में आप देख रहे हैं यूपी टेट एंड सीटेट यूथ कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली जो बुक है 2022 और 23, जिसमें 3600 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी स्टेट की जो इमेज में आपको दिखाए गए हैं, ये सभी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र परीक्षा ज्ञान कोश पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपका यूपी टेट और सीटेट जो 23 जनवरी 2022 कक्षा 1 से 5 का सॉल्व करवा दिया है और आज ये कक्षा 6 से 8 का है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। सही उत्तर होगा सी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है। तो मूल प्रवृत्ति विशेषता सभी प्राणियों में जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। इसकी व्याख्या भी देखेंगे दोस्तों। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है यह है कि यह सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने और उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या कम से कम इस प्रकार की क्रिया के आवेग को अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की निम्न विशेषता बताई है जो इस प्रकार है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियाँ आदत से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती है। चूंकि प्रश्न में पूछी गई विशेषता मैकडूगल के द्वारा दी गई विशेषताओं के समान प्रदर्शित करती है जो कि विकल्प सी में है, अतः विकल्प सी सही होगा कि मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 21A में भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष में शामिल है। अनुच्छेद 21 से यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। अनुच्छेद 21 प्रश्नानुसार सभी तथ्यों को दर्शाता है, अतः विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। सुडोलकाय, लंबकाय। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो उसका उत्तर होगा इनमें से सभी, जिसमें ए का सुडोलकाय, बी लंबकाय और सी गोलकाय। व्याख्या इस प्रकार, शरीर रचना दृष्टिकोण से क्रेस्मर ने सन 1925 में व्यक्तित्व को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया, जिसमें लंबकाय, जिसको एस्थेनिक, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। लंबकाय व्यक्ति को कृशकाय भी कहा जाता है, जिनका सिर लंबा, भुजाएं पतली, सीना छोटा, हाथ पैर लंबे व पतले होते हैं। ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, सुडोलकाय,
क्रेशमर के अनुसार दूसरा है सुडोलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति हष्टपुष्ट स्वस्थ होते हैं, इनका सीना चौड़ा, उभरी हुई मजबूत भुजाएं, ये दूसरों से इच्छानुसार समायोजन कर लेते हैं। सुडोलकाय व्यक्ति को पुष्टकाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति कद में नाटे, छोटे, गोल और चर्बी वाले होते हैं, ये सामाजिक होते हैं। गोलकाय व्यक्ति को स्थूलकाय भी कहा जाता है। चूंकि ये सभी प्रकार क्रेशमर ने वर्गीकृत किए हैं, अतः विकल्प डी सही होगा। तो यहाँ होगा कि क्रेशमर ने सुडोलकाय, लंबकाय और गोलकाय व्यक्तियों के बारे में, प्रकारों के बारे में बताया है। नेक्स्ट, टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो सही होगा अभिक्षमता का। व्याख्या, टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना है। अभिक्षमता, अभियोग्यता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता अथवा भावी सफलता के अनुमान को इंगित करती है। विशिष्ट अभिक्षमता प्रशिक्षण किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयोग की जाती है। टेक्सलर के अनुसार अभिक्षमता व्यक्ति में विद्यमान कोई दशा, गुण अर्थात गुणों का समुच्चय होता है जो किसी ज्ञान, बोध, कौशल अथवा ज्ञान, बोध, कौशल के सम्मोहन की उस सीमा का द्योतक है जिसे वह व्यक्ति उचित प्रशिक्षण में प्राप्त करने योग्य हो सकेगा। जैसे टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सा अभिक्षमता परीक्षण आदि इसी प्रकार के परीक्षण के उदाहरण है। नेक्स्ट, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन, तो सही होगा स्मृति। संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। तो व्याख्या देखेंगे, संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण तरीके को व्यवस्थित व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती है। मनुष्य वही सूचनाओं के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। संगणन का सिद्धांत मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है, जबकि अधिगम, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता से संबंध नहीं रखना है। अतः विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो उत्तर होगा सिरिल बर्ट। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी। बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालकों के शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करके प्रतिशत के अलावा प्रायः शैक्षिक लब्धि अर्थात आईक्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आपको शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र है, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? डी, अभिक्षमता। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और यह विशेषता प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। चूंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाएगा जब उसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और सरलता जैसी विशेषताएं शामिल हो, जबकि अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता। अतः विकल्प डी सही होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत, तो सही उत्तर होगा सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जिसके प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक सोरेनसन है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति निम्न कोटि के माता पिता के
कम निम्न कोटि के संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है, जबकि द्वित्व का सिद्धांत स्पीरमैन ने द्वारा, एक तत्व का सिद्धांत बिने टर्मन स्टर्न के द्वारा, बहुतत्व का सिद्धांत थोर्नडाइक के द्वारा, ये सभी बुद्धि के सिद्धांत है जो प्रत्यागमन के सिद्धांत से भिन्न है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो उत्तर सही होगा लार ग्रंथि। व्याख्या होगी, लार ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, जनन आती हैं, जो रुधिर में तरह तरह के हार्मोन्स छोड़ती हैं और ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच के कार्यों में निमित्त बनाते हैं। लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इनके अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं रखा जाता, अतः सी सही है उत्तर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें संवेदी गामक अवस्था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें है संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियक अवस्था 11 से 15 वर्ष। चूंकि प्रश्नानुसार द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अतः विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो सही उत्तर होगा बी, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। बी.एन. झा के अनुसार अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण का अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। बी.एन. झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है और यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, जबकि विकल्प में दी गई विधियां बहिर्दर्शन विधि तथा प्रयोगीकरण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा का संबंध निम्न में से संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो व्याख्या इस प्रकार है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बंडूरा के अनुसार प्राणी वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता, वरन अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभव तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुरूप सीखने या सर्वप्रथम सीखने वाले के समकक्ष अनेक अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं कि वह निर्दिष्ट मॉडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को स्वतः देख सके। प्रश्न अनुसार व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रैड से संबंधित है, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट,
अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण बनता है? तो उत्तर होगा सी, थकान द्वारा। अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है। रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है और ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अधिगम के पठार के कारणों में प्रमुख ज्ञान अवरोध, थकान, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्षमता बोध, सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग आदि है, जबकि अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा तथा रुचि द्वारा अधिगम में पठार नहीं उत्पन्न होता, अतः विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु, अधिगम अंतरण को मापने हेतु ए सही है। तो व्याख्या इस प्रकार है कि अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है दर्पण चित्र। दर्पण चित्र परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ, आंख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है और यह परीक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति, विश्लेषण और निरीक्षण करने और दृश्य स्थानिक अधिगम के बीच संबंधों को अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया गया, जबकि अधिगम की गति, सृजनात्मक तथा अभिरुचि का संबंध दर्पण चित्र परीक्षण से नहीं, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण, तो सही उत्तर होगा ए, व्यक्तित्व मापन के लिए। व्याख्या इस प्रकार है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण विलियम स्टर्न ने दिया, जिसमें 3 चित्रों की श्रृंखला शामिल होती है जो शाही धब्बा के बजाय बादलों से मिलते जुलते चित्र ए सबसे विशिष्ट रंगों और रूपों को प्रस्तुत करता है, बी एक मध्यवर्ती स्थिति पर है चित्र, सी सबसे अस्पष्ट है। इन चित्रों में कोई समरूपता या अन्य नियमितता नहीं है, अतः इस परीक्षण में क्लाउड के चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि क्लाउड किसके जैसा दिखता है और उत्तरदाता बादल के चित्रों का अवलोकन करके जवाब देते हैं वह किस प्रकार का है। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि क्लाउड पिक्चर परीक्षण से संबंध नहीं रखते हैं, अतः विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो उत्तर होगा इनमें से सभी, जिसमें ए का वातावरण, बी वंशानुक्रम और सी खेल तथा व्यायाम। व्याख्या इस प्रकार, किसी भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, खेल तथा व्यायाम, परिवार की स्थिति और नियमित दिनचर्या आदि है। चूंकि विकल्प में दिए गए सभी कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा बी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि को मापने के लिए आविष्कारक मनोवैज्ञानिक टर्मन ने प्रश्न में पूछा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र और बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कारक कौन है? तो टर्मन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र दिया गया, जिसमें मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? विचारात्मक चिंतन की व्यवस्था, तो सही है डीवी, विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है जिसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। डीवी ने इस बात पर भी बल दिया कि चिंतन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्यय निर्माण के तर्क, समस्या समाधान के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है
रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, क्योंकि रॉस और वुडवर्थ ड्रेवर ने चिंतन के पक्ष में अपनी परिभाषाएं भिन्न भिन्न मत दिए हैं, जबकि विचारात्मक चिंतन को डीवी ने प्रतिपादित किया, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, आगमनात्मक आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो सही है डी कल्पना। व्याख्या इस प्रकार, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव और अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है, जिसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। उदाहरण, जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती तो उसके रोने के कारणों की खोज करके निष्कर्ष पर पहुंचती है और वह भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार विधि में हम विशिष्ट सत्य के सामान्य तथा सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। भाटिया के अनुसार आगमन विधि खोज अनुसंधान की विधि है, चूंकि विकल्प में तीनों स्तर आगमनात्मक तर्क से संबंधित है, जबकि कल्पना आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो सही होगा डी चिंतन। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। ड्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर किसी पूर्व अनुभव के स्मरण करने या पहले से सीखे हुए किसी को कार्य करने में असफलता। रायबर्न के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। धारण स्मृति का दूसरा अंग है। इसका अर्थ सीखी हुई बात को मस्तिष्क में सिंचित रखना। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है रहती है। विस्मरण प्रश्नानुसार परिभाषा की पुष्टि करता, अतः विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट, दोस्तों जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी आइकन को ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन को की सूचना प्राप्त हो जाएगी। और लाइक शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है और सब्सक्राइब आपके द्वारा होना है। नेक्स्ट, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका आंसर होगा ए 160। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु 8 वर्ष, वास्तविक आयु 5 वर्ष, बुद्धि लब्धि 160। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू स्तर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो उत्तर होगा सी 36 से 49। 36 से 49 मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू स्तर है। व्याख्या इस प्रकार है कि मंद बुद्धि बालक ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें बौद्धिक रूप से अशक्त बालक मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। इनमें से कुछ बालकों को विशेष ध्यान देकर मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि में बौद्धिक भिन्नता पाई जाती है। उनमें कुछ बालकों को विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी बालक हैं जिन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और उन्हें जीवन भर स्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार है, जिसमें निम्न बुद्धि लब्धि 55 लगभग 70, सामान्य 35 से 40 से लगभग 50 और 55, तीव्र
20 और 25 से लगभग 35 से 40 और अति गंभीर 20 से 25 से कम 70 से 79 सीमावर्ती। नोट, प्रश्न अनुसार मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण आईक्यू स्तर दिए गए ABCD से संबंध रखता है, परंतु पेन ने इसका उत्तर सी को माना है। नेक्स्ट, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोशाशाही ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सही होगा व्यक्तित्व मापन के लिए, बी सही होगा। व्याख्या इस प्रकार है, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है और रोशा का धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। रोशाशाही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है, जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हरमन रोशा ने 1921 में किया। इस परीक्षण में शाही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले, 2 काले और लाल, 3 अनेक रंगों के जिस मनुष्य के व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है उसमें यह कई निश्चित समय अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उसमें पूछा जाता है कि उसके प्रत्येक कार्ड धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। प्रशिक्षार्थी द्वारा धब्बों में जो आकृति देखता है उसको बताता है और प्रशिक्षक उनके उत्तरों को सविस्तार से लिखना है। इस प्रकार इस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जबकि बुद्धि, रुचि और अभिक्षमता के मापन हेतु इस टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट, यह विस्मृति का कारण नहीं है, तो सही उत्तर होगा स्मरण करने की इच्छा। व्याख्या, स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है, अपितु विस्मृति के कारण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की 2 दोषपूर्ण विधियां हैं। अतः वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना स्मृति है, क्योंकि स्मरण करने की इच्छा स्मृति का कारण है, न कि विस्मृति का होगा। अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। तो यह होता है, उत्तर होगा सही बी सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है सांख्यिकी कहलाता है, जबकि गणित, ज्यामिति संभाव्यतः प्रश्नानुसार दी गई परिभाषा से संबंधित है। अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो सही उत्तर होगा रेवेन का परीक्षण, सी। व्याख्या इस प्रकार है, रेवेन का परीक्षण शेष दिए गए विकल्पों से भिन्न है। रेवेन का परीक्षण बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षणों का उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है और उसे दिए गए वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना है जिसमें अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। 16 PF TAT ड्रोन ए परीक्षण का संबंध व्यक्तित्व मापन से है, जिसमें TAT तथा ड्रोन परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां तथा 16 PF व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। अतः विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यमांक होगा, तो इसमें उत्तर होगा 9.5। तो वीडियो को पॉज करके विधि को पूरा देखिए दोस्तों, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सही उत्तर होगा 9.5। नेक्स्ट, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो सही होगा उत्तर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने, ए। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेस्टाल्टवादी हैं, जिसके अनुसार व्यक्तित्व या प्राणी संबंध, प्रतिक्रिया, प्रयत्न और भूल
को न सीखकर सूझ द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति से विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है, संपूर्ण परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है, तत्पश्चात उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। गुड के अनुसार सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। गेस्टाल्ट वादियों में प्रमुख मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफका, वर्दीमर है, जबकि थॉर्नडाइक, हैगार्टी तथा स्किनर सूझ के सिद्धांत का संबंध नहीं रखते, अतः विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है, तो सही उत्तर होगा ए संवेग। संवेग ही मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। व्याख्या इस प्रकार, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है, जिन्हें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और यह भी बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट, तो एक जगह मूल प्रवृत्ति और दूसरी और संबंधता संवेग है। एक एक को हम मूल प्रवृत्ति और संबंध का उत्तर देंगे। तो पलायन मूल प्रवृत्ति, तो संबंधित संवेग होगा भय। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति, संबंधित संवेग होगा क्रोध। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति, संबंधित संवेग होगा घृणा। वात्सल्य मूल प्रवृत्ति, संबंधित संवेग होगा पुत्र कामना। शरणागति मूल प्रवृत्ति होगी, संवेग होगा कष्ट। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति होगा आश्चर्य। काम प्रवृत्ति, संबंधित संवेग है कामुकता। दैन्य भाव मूल प्रवृत्ति, संबंधित संवेग होगा आत्महीनता। आत्मस्थापना मूल प्रवृत्ति, संवेग होगा आत्माभिमान। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति, संवेग है एकांकीपन। भोजवान अन्वेषण मूल प्रवृत्ति, संवेग होगा भूख। संग्रह प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति, संवेग होगा अधिकार की भावना। रचना एक मूल प्रवृत्ति, संवेग होगा कर्तृभाव। हास्य मूल प्रवृत्ति, तो संवेग होगा आमोद। जबकि संज्ञान, संवेदना तथा चिंतन का संबंध मूल प्रवृत्ति से नहीं है, अतः विकल्प ए सही होगा। इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 30वां, जो इस प्रकार है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है पूर्व अनुभव के आधार पर ए प्रत्यक्ष ज्ञान। संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है और यह बाह्य उद्दीपकों अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजना को तात्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। रायबर्न के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया वह प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे आवाज़ दी और इससे उस ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को वह पहचान के अनुमान लगा लेता है। उसे पिताजी बुला रहे हैं या उसका कोई मित्र बुला रहा है। आवाज़ की इसी प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी आइकन को ऑन करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन को प्राप्त हो जाए। और लाइक करें अपने सभी ग्रुपों में। इस वीडियो के लिए मैंने 500 लाइक का टारगेट और सब्सक्राइब कर रखा है। तो वीडियो में पूरा देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।